जब नौकरी नहीं मिलती तो हुनर भी बोझ लगने लगता है और डिग्री दीवार पर टंगी एक खामोश तस्वीर बन जाती है। ग्रेजुएट होकर बैठे हैं लोग, कहाँ है नौकरी? किसी के घर में बेटा पढ़ा लिखा है, किसी की बेटी ने डिग्री ली है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि होनहार युवा को लगने लगता है कि ये वो कहीं पीछे छूट गया है। जिस सपने के साथ उसने ग्रेजुएशन किया था, वो सपने धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं, किताबें बंद होने लगती हैं और जिंदगी बस एक नौकरी की तलाश बनकर रह जाती है। माँ पड़ोसियों से कहती है मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो बच्चा बेरोजगार भी है, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता। बेरोजगारी सिर्फ खाली जेब की नहीं, खाली होते आत्मविश्वास की भी कहानी है। आज हम इसी पे बात करेंगे। भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग भी क्यों भटक रहे हैं और इस समस्या का रास्ता क्या है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी दर और रोजगार, ये शब्द हम सुनते तो हैं, लेकिन इसका मतलब साफ होना जरूरी है। ILO के हिसाब से कोई व्यक्ति बेरोजगार तभी माना जाएगा जब वो काम के बिना हो, काम करने के लिए उपलब्ध हो और एक्टिवली नौकरी ढूंढ रहा हो। यानी सिर्फ खाली बैठा होना काफी नहीं, वो नौकरी ढूंढ भी रहा हो तभी उसे बेरोजगार कहा जाएगा। लेकिन भारत में असली तस्वीर इससे कई बड़ी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली अनएम्प्लॉयड नहीं दिखते, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम है कि जिंदगी ठीक से चल नहीं पाती। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में काम तो है, लेकिन इतना कम या इतना कमजोर कि उससे पेट नहीं भरता। कई लोग ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी करते हैं या अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे का काम करते हैं। सरकारी सर्वे में ऐसे लोगों को एम्प्लॉय माना जा सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ये लोग मजबूरी में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखकर कहना कि देश में सब ठीक है, ये एक अधूरा सच होगा। अब सवाल आता है, भारत में बेरोजगारी कितनी है? इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग तरीके से आंकड़े निकालती है। सरकारी PLFS सर्वे के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो दिखता है, क्योंकि वो यूजुअल स्टेटस पर काम करता है। मतलब वो ये देखता है कि इंसान आमतौर पर क्या करता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सर्वे करंट कंडीशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब अभी इस समय काम है या नहीं, इसलिए नंबर अलग अलग निकलते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी आंकड़े कुछ समय में बेरोजगारी को लगभग 3% के आसपास दिखाते हैं, जबकि प्राइवेट एस्टिमेट इससे ज्यादा बताते हैं। तो कौन सही है? सच ये है कि दोनों अपने अपने मेथड से सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो युवा वर्ग में जॉब स्ट्रेस बहुत गहरा है, क्योंकि जॉब चाहने वाले करोड़ों हैं और अच्छी जॉब उतनी तेजी से बन ही नहीं रहा। अब असली सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में बेरोजगारी सिर्फ एक वजह से नहीं बढ़ी, ये कई बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का नतीजा है। पहली वजह जॉबलेस ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन जॉब उतना नहीं बढ़ रहा। ये भारत का सबसे कॉन्ट्राडिक्शन है। देश की GDP ऊपर जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, सिटीज चमक रही हैं, लेकिन जमीन पर नौकरियां उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट ने भी बार बार कहा कि ग्रोथ तभी मीनिंगफुल होती है जब उससे जॉब बने। सिर्फ GDP बढ़ना काफी नहीं होता, लोगों के हाथों में काम भी आना चाहिए, वरना इकोनॉमी की हेडलाइन तो चमकती है लेकिन घर के अंदर बेरोजगारी का दर्द बना रहता है। दूसरी वजह है स्किल गैप। ये बहुत बड़ा इशू है और आम आदमी की भाषा में इसका मतलब सीधा है, कॉलेज ने जो पढ़ाया, इंडस्ट्री को जो चाहिए, उन दोनों में फर्क है। स्टूडेंट ने डिग्री ले ली, लेकिन कंपनी को जो प्रैक्टिकल स्किल चाहिए वो नहीं मिली। जैसे कि किसी ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की, लेकिन मशीन चलाने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास है ही नहीं, या किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी लेकिन रियल ऑफिस प्रोजेक्ट में कोड लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। इसी गैप की वजह से बहुत सारे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते हैं। एम्प्लॉयबल का मतलब कंपनी आपको तुरंत जॉब के लिए रेडी माने। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स जैसी रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि ग्रेजुएट्स का एक बड़ा हिस्सा जॉब रेडी नहीं है।
और यही प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस मानी जाती है। डिग्री तो मिलती है लेकिन काम करने की तैयारी कम होती है। तीसरी वजह है मैन्युफैक्चरिंग का कमजोर होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है फैक्ट्री में सामान बनाना, जैसे कपड़े, जूते, मोबाइल, पार्ट्स, फर्नीचर्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। ये ऐसे सेक्टर हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दे सकता है, खासकर कम पढ़े लिखे लोगों को, सेमी स्किल्ड लोगों को। लेकिन भारत मैन्युफैक्चरिंग उतनी मजबूत से नहीं कर रहा। हम सर्विस और आईटी सेक्टर की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन फैक्ट्री बेस्ड जॉब उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। जब सर्विस सेक्टर में जीडीपी तो अच्छी बनती है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं बनते जितनी मैन्युफैक्चरिंग से बन सकते थे। इसलिए हमारी इकोनॉमी ऊपर तो गई, लेकिन बड़े पैमाने पर नौकरी नीचे ही अटकी रह गई। चौथी वजह डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रेशर। अब ये टर्म थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। जब किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी बहुत सारे युवा जो काम कर सकते हैं। ये मौके की बात होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उन युवाओं के लिए जॉब हो। अगर इतने सारे यंग लोग लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं, तो डिविडेंड धीरे धीरे बर्डन जैसा बन जाता है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में युवा लेबर मार्केट में आते हैं। अगर उनके लिए नौकरियां नहीं बनी तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट और पेनफुल लगेगा। यही वजह है कि भारत की युवा पॉपुलेशन ताकत भी है और चैलेंज भी। पांचवी और बहुत बड़ी वजह वुमेन की लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ये इशू अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत गंभीर है। भारत की वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लंबे समय तक बहुत लो रही। सिंपल मीनिंग, बहुत कम महिलाएं काम के लिए मार्केट में एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ स्किल की नहीं होती, सेफ्टी की, ट्रैवल्स की, घर के प्रेशर की भी होती है, शादी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस की हैं और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की भी होती हैं। बहुत सी एजुकेटेड गर्ल्स जॉब ढूंढने ही छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एफर्ट्स के बावजूद मौका नहीं मिलेगा। और जब कोई जॉब ढूंढना बंद कर देता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स में भी दिखना बंद हो जाता है, यानी प्रॉब्लम और इनविजिबल हो जाती है। ये बहुत बड़ा लॉस है, इंडिविजुअल के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि जब देश की आधी पॉपुलेशन पूरी क्षमता से पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो ग्रोथ अधूरी ही रहेगी। अब बात करते हैं एक और सच्चाई की। पढ़े लिखे लोग भी क्यों छोटे छोटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि जरूरत और इज्जत के बीच फासला बहुत बढ़ गया है। आज एक ग्रेजुएट भी अगर बैंक या क्लर्क की जॉब के लिए लाइन में खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम से भाग रहा है। मतलब ये है कि उसने सालों की मेहनत की, लेकिन मार्केट में उसे उस लेवल की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जिससे उसकी उम्मीद थी। इसलिए लोग गवर्नमेंट वैकेंसीज के पीछे भागते हैं, क्योंकि वहां उन्हें स्टेबिलिटी दिखती है, सिक्योरिटी और परिवार को भरोसा मिलता है। एक प्राइवेट जॉब में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, एक स्मॉल बिजनेस में रिस्क ज्यादा है और एक इनफॉर्मल वर्क में इनकम बहुत कम। इसलिए यूथ बार बार सेम लाइन में खड़ा दिखता है, क्योंकि लाइन के बाहर उसके पास विकल्प ही बहुत कम है। अब समाधान की तरफ आते हैं। अगर भारत को इस क्राइसिस से निकलना है तो सबसे पहले लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है ऐसे प्रोडक्शन जहां ह्यूमन हैंड्स की बहुत जरूरत हो, जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, फर्नीचर, ऐसे काम। ये सेक्टर बड़ी संख्या में लोगों को काम दे सकते हैं। अगर छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज मजबूत हो तो रोजगार सिर्फ मेट्रो में नहीं, छोटे शहरों और टाउन में भी पैदा हो सकती हैं। ये असली चेंज होगा। दूसरा सलूशन, स्किल को एजुकेशन से जोड़ना। डिग्री के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, इंटर्नशिप जरूरी है, कम्युनिकेशंस जरूरी है, डिजिटल टूल्स जरूरी है, इंटरव्यू स्किल्स, वर्क डिसिप्लिन्स, ये सब जरूरी है। मतलब कॉलेज सिर्फ एग्जाम सेंटर नहीं होना चाहिए, बल्कि जॉब प्रिपरेशन का सेंटर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स मिले
तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा। तीसरा सोल्यूशन एमएसएमईज और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट देना। एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम वर्ग। इंडिया में लाखों एमएसएमईज हैं। ये ऑलरेडी करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अगर इन्हें इजी लोन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस पेपर वर्क और स्टेबल पॉलिसी मिले तो ये एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इंजन बन सकते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के साथ साथ गांव और छोटे टाउन में भी जॉब चाहिए। अगर रोजगार लोकल लेवल पर मिलेगा तो माइग्रेशन भी कम होगा। चौथा सोल्यूशन वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इसके लिए सेफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, सेफ वर्क प्लेस, फ्लेक्सिबल जॉब चाहिए, चिल्ड्रन सपोर्ट और सोसाइटी की ये सोच बदलनी होगी कि महिला की जगह सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है। जितनी ज्यादा महिलाएं काम करेंगी उतनी ही इकोनॉमी को ताकत मिलेगी। और ये सिर्फ सोशल जस्टिस की बात नहीं, ये इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है। पांचवा सोल्यूशन यूथ को सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन देना। युवाओं को ये समझाना होगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट काफी नहीं है, स्किल्स चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, रियल वर्ल्ड लर्निंग चाहिए। डिग्री एक शुरुआत है, लेकिन नौकरी की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। अगर सिस्टम स्लो है तो स्टूडेंट को खुद फास्ट बनना होगा। यही सर्वाइवल है और यही स्ट्रैटेजी भी। तो आखिर ये सच क्या है? सच ये है कि भारत में बेरोजगारी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक फीलिंग है। ये उस लड़के की फीलिंग है जो इंटरव्यू के बाद चुपचाप घर लौटता है। ये उस लड़की की फीलिंग है जो फैमिली प्रेशर की वजह से जॉब सर्च छोड़ देती है। ये उस मदर की फीलिंग है जो पड़ोसियों से कहती है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। और ये उस फादर की चिंता है जो हर महीने सोचता है कि घर कैसे चलेगा। बेरोजगारी सिर्फ इनकम की प्रॉब्लम नहीं, ये डिग्निटी की प्रॉब्लम भी है। और जब तक हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ आंकड़ों से देखेंगे तब तक हम इसकी असली चोट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रोजगार को ग्रोथ का साइड इफेक्ट नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव बनाएं, क्योंकि देश तब आगे बढ़ता है जब उसके युवाओं को सिर्फ सपने नहीं, काम भी मिलता है।